Hello everyone and welcome back to Ansarkari. Today we will be covering the newspaper for 24th of November 2024. First of all, we're talking about the financial deadlock COP29 which is taking place at Baku, Azerbaijan. वहाँ पे कुछ challenges face किए गए हैं जैसे कि the lack of consensus between the developed and developing countries, financial targets को लेके स्पेसिफिकली जो की हाईलाइट था इस समिट का दैट इज न्यू कलेक्टिव क्वांटिटेटिव गोल जिसका एम था टू कॉम्बैट द ग्लोबल वार्मिंग. Despite extended negotiations, there was no significant agreement which was reached, and जो कि टारगेट था टू चैनलाइज $300 billion एनुअली टू डेवलपिंग कंट्रीज बाय 2025. नेगोशिएशन में हमने देखा कि डिस्प्यूट्स थे अमंग द ब्लॉक्स ऑफ लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज. इसके साथ साथ स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स उनके उन्होंने थ्रेट फेस किए तो वॉकआउट देखा गया. तो यहाँ पे सबसे बड़ी चीज ये हाईलाइट की जा रही है कि हाउ the commitments are insufficient from the side of developed countries who were expected to allocate $1 trillion in additional climate funding. But progress जो है वो हुआ है ऑन एस्टैब्लिशिंग द डेडिकेटेड क्लाइमेट फाइनेंस फंड, बट अभी भी डिसएग्रीमेंट हम देख रहे हैं. तो स्ट्रक्चरल अप्रोच की हमें जरूरत है, इम्प्लीमेंटेशन के लिए और बेटर अप्रोच की जरूरत है. एज अ डेवलपिंग कंट्री इंडिया के लिए भी बहुत जरूरी हो जाता है क्योंकि इंडिया भी रिलाई करता है ग्लोबल क्लाइमेट फाइनेंस ताकि फंडिंग में इजी हो सके डेवलपिंग कंट्रीज के लिए फॉर क्लाइमेट रेजिलियंस प्रोजेक्ट्स, स्पेसिफिकली वल्नरेबल कम्युनिटीज उनके लिए और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है ये. The next, Indian coffee planters, they expect the prices to remain high for 4 to 5 years. Coffee prices that are projected to remain high for at least 4 to 5 years क्योंकि there is reduction in global stock, because there is adverse impact of climate conditions in the major producing countries. India Arabica production has declined 50%. क्यों? क्योंकि क्लाइमेट रिलेटेड इश्यूज है जैसे कि फ्लड, ड्रॉट्स, जो कि डायरेक्टली कॉफी जितना हम उगा रहे हैं उसकी क्वांटिटी एंड क्वालिटी को इम्पैक्ट करता है. तो कर्नाटका प्लांटर्स एसोसिएशन उन्होंने नोट किया दैट देयर आर हाई प्राइसेस. High prices would help the farmers to repay the outstanding loans which have accumulated over the last 15 years. But हायर प्राइस के बाद भी चैलेंजेस वो फेस कर रहे हैं जैसे कि इनपुट कॉस्ट जो है वो राइज करती जा रही है, लेबर शॉर्टेजेस जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं. तो इस वजह से पॉलिसी इंटरवेंशन बहुत ज्यादा नेसेसरी हो जाता है फॉर लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी. हाई कॉफी हायर कॉफी प्राइसेस वो बेनिफिट कर सकते हैं इंडियन ग्रोअर्स को बाय बूस्टिंग द रूरल इनकम्स एंड कंट्रीब्यूटिंग ऑल्सो टू द इकोनॉमी. सो प्राइस वॉलेटिलिटी जो है वो काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है, प्रोडक्शन के अंदर चैलेंजेस आ रहे हैं जिसमें की कोर फैक्टर यहाँ पे क्लाइमेट चेंज है. देन हाउ पोल्यूशन ईट्स इनटू एवरी ऑर्गन. एयर पोल्यूशन रिलेटेड डेथ्स इन इंडिया वर 1.67 million. 1.67 million people were killed in India in 2019 due to air pollution. Death rate जो है it is 115%. सिर्फ दिल्ली के अंदर हम देख सकते हैं कि हाईएस्ट डेथ देखी गई इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज के केस में 11 ऑलमोस्ट 12,000 डेथ. हेड से रिलेटेड हेडेक, एंजाइटी, मूड चेंज जो कि शॉर्ट टर्म में देखा जाता है. इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ स्ट्रोक. इट लोअर्स द आईक्यू इन चिल्ड्रन. आईज के केस में इरिटेशन, वाटरिंग, कंजक्टिवाइटिस भी होता है. इन लॉन्ग टर्म हम देखते हैं कि लिमिटेड अभी एविडेंस है, ग्लूकोमा को कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करता है. लंग्स के केस में कफिंग, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, एग्जिस्टिंग जो रेस्पिरेटरी डिजीजेस हैं जिन लोगों को वो हाईली वल्नरेबल हो जाते हैं. लंग डेवलपमेंट नहीं हो पाता ढंग से बच्चों के अंदर, इम्पेयर्ड लंग फंक्शनिंग इन चिल्ड्रन. जॉइंट्स में भी हम देखते हैं, प्रेगनेंसी में भी हम देखते हैं द रिस्क ऑफ स्टिल बर्थ वो इंक्रीज हो जाता है.
तो एयर पोल्यूशन जो है इट कॉजेस 40% ऑफ क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीजेस, 40%, जो कि ओवरऑल इफेक्ट को हेल्प इम्पैक्ट करता है ऑल अक्रॉस इंडिया। सो पॉल्यूटेंट्स कौन कौन से रहते हैं इसमें? सबसे ज्यादा दो पीएम पार्टिकल्स, PM2.5 एंड PM10। इसके साथ टॉक्सिक गैसेस जो कि इनफिल्ट्रेट करती है ऑर्गन्स को एंड लीड करती हैं तो हार्ट अटैक्स, स्ट्रोक्स, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, इवन कॉम्प्लिकेशंस इन प्रेगनेंसी। सो यहाँ पे यही मेजर एम्फोसाइज किया जा रहा है कि लॉन्ग टर्म रिस्क कितने ज्यादा हैं पोल्यूशन के, इंक्लूडिंग ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, डेवलपमेंट इश्यूज इन चिल्ड्रन। तो उनको कॉम्बैट करने के लिए एयर पोल्यूशन रिलेटेड पॉलिसीज का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि इनसफिशिएंसी जो है उनको मैप किया जा सके, लूप होल्स को ब्रिज किया जा सके एंड इम्प्लीमेंटेशन पे हमें सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए कि वहां पे सफिशिएंसी होनी चाहिए इन स्ट्रैटेजीज की। तो हाई डिजीज बर्डन जो है फ्रॉम द पोल्यूशन वो इंक्रीज हो रहा है, हेल्थ केयर कॉस्ट को भी इंक्रीज करता है एंड क्योंकि हम पोल्यूशन को एड्रेस नहीं कर पा रहे तो वो कहीं ना कहीं इंडिया के हेल्थ केयर सेक्टर के ऊपर एक अनवांटेड बर्डन क्रिएट करता जा रहा है एंड ऑल्सो इकोनॉमिक ग्रोथ को इम्पैक्ट कर रहा है। इस एयर पोल्यूशन में सबसे ज्यादा वल्नरेबल हो जाते हैं होमलेस लोग, जो कि रोड साइड रहते हैं, उनके पास कोई स्पेस नहीं है, इंडोर जाने के लिए जगह नहीं है। इसके साथ वर्किंग पॉपुलेशन जिनके लिए नेसेसरी हो जाता है बाहर निकलना, जैसे कि स्ट्रीट वेंडर्स हैं, उनके लिए कोई वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन नहीं है, तो उनकी कवरेज बहुत ज्यादा जरूरी है। देन MS सुब्बुलक्ष्मी, द म्यूजिशियन बिहाइंड द आइकन, जो लाइफ एंड लेगेसी रही है MS सुब्बुलक्ष्मी की, उन्होंने उनका मेजर कंट्रीब्यूशन इंडियन म्यूजिक के अंदर, सोशल रिफॉर्म के अंदर, सोशो कल्चरल स्टिग्मास को उन्होंने फेस किया अपने करियर की बिगिनिंग में। कार्नेटिक म्यूजिक म्यूजिक में मास्टरी उन्होंने हासिल की, जिसकी वजह से उनको ग्लोबल रिकॉग्निशन भी मिला एंड क्लासिकल म्यूजिक को भी उन्होंने ग्लोबल रीच दी। सो सोशल कॉजेस को वो प्रमोट करती थी, जैसे कि इंक्लूडिंग अबॉलिशन ऑफ देवदासी सिस्टम थ्रू हर म्यूजिक एंड थ्रू हर पब्लिक अपीयरेंसेस। तो उनका जो परफॉर्मेंस था ना कि वो सिर्फ म्यूजिक वर्ल्ड के लिए इम्पोर्टेंट था, बल्कि वो सिंबलाइज करता था नेशनल यूनिटी एंड कल्चरल प्राइड, ट्रांसेंड करता था रिलीजियस एंड कल्चरल बैरियर्स को। सुप्रभातम वो आइकॉनिक हो चुका था, उनका रेंडिशन एंड उनके बेसिकली वर्क ने हेल्प किया इंडियन क्लासिकल म्यूजिक को ग्लोबली एलिवेट करने में, जनरेशन्स को इंस्पायर किया है उन्होंने। तो उनका मेजर कंट्रीब्यूशन रहा है उनके एक्टिवनेस की वजह से टुवर्ड्स दी सोशल रिफॉर्म्स आल्सो। एंड क्या पावर होती है आर्ट की एंड म्यूजिक की, कि वो कैसे चेंज लेके आता है, कैसे यूनिटी लेके आता है, वो ये दिखाता है हमको। देन अ टाइनी मॉलिक्यूल दैट कैन टेक ऑन द बिग सी। हम्म माइक्रो RNA, उसको टाइनी मॉलिक्यूल बोला जा रहा है कि उसका कितना पोटेंशियल है बिग सी, दैट इज कैंसर या फिर अल्जाइमर जैसी डिजीजेस को डायग्नोस करने में एंड ट्रीट करने में। तो माइक्रो RNA ऐसा स्मॉल मॉलिक्यूल है जो कि रेगुलेट करता है प्रोटीन प्रोडक्शन को। एंड अभी हम बेसिकली रिसर्च एंड डेवलपमेंट इसके अंदर बढ़ा रहे हैं ताकि डायग्नोस्टिक एंड थेरेपेटिक टूल्स को डेवलप किया जा सके फॉर बिग सी डिजीजेस। तो कैंसर डायग्नोसिस में भी जैसे बोलते हैं कि स्पेसिफिक लेवल होता है माइक्रो mRNA का, जो कि इंडिकेट करता है कि जो पर्सन है ही और शी इज हैविंग कैंसर और नॉट, या फिर वो कैंसर किस स्टेज में है। तो प्रॉमिस करता है अ क्विकर एंड मोर प्रिसाइज डिटेक्शन एज कंपेयर टू द ट्रेडिशनल बायोप्सी जो भी किया जाता है। अल्जाइमर के लिए भी बोला जा रहा है कि स्टडीज फोकस करिए यूजिंग माइक्रो mRNA टू अंडरस्टैंड द डिजीज प्रोग्रेस एंड टू डेवलप द टारगेटेड थेरेपीज। सो जो माइक्रो RNA है इट कैन ऑल्सो रेगुलेट स्ट्रेस रिस्पॉन्सेज इन द सेल and potentially it is protecting them from toxic exposure and free radicals. So early diagnosis में माइक्रो RNA एक इम्पोर्टेंट क्रूशियल रोल प्ले करेगा। बायोमार्कर्स की तरह इनको यूज किया जाएगा टू डिटेक्ट एंड टू टेस्ट दीज
सीरियस डिजीजेस जो कि कॉम्प्लेक्स होती है काफी ज्यादा डिटेक्ट करनी, एक अफोर्डेबल एंड एक्सेसिबल डायग्नोस्टिक टूल की तरह हम इसको डेवलप कर सकते हैं ताकि रूरल और अर्बन दोनों ही एरियाज के अंदर हम इनको डिप्लॉय कर पाए। सो बायोटेक्नोलॉजी फील्ड, मेडिसिन फील्ड, इनोवेशन हेल्थ केयर के अंदर हम बूस्ट कर रहे हैं। Then next is what can CAQM do to improve Delhi's air? CAQM first of all is commissioned for air quality management. तो सुप्रीम कोर्ट ने भी रिसेंटली अपने कंसर्न्स एक्सप्रेस किए थे ओवर द इनसफिशिएंसी ऑफ CAQM इन एड्रेसिंग दिल्लीज एयर पोल्यूशन। तो CAQM को सेटअप किया गया था टू कोऑर्डिनेट द एफर्ट्स बिटवीन द NCR स्टेट्स फॉर एयर पोल्यूशन मिटिगेशन एंड ताकि इंश्योर कर पाए कि पोल्यूशन कंट्रोल नॉर्म्स के साथ कंप्लायंस हो रहा है। पावर्स दी गई इशू ताकि डायरेक्शंस वो इशू कर पाए, पेनल्टीज इन्फोर्स कर पाए, बट उसके बाद भी देयर हैज बीन लिमिटेड सक्सेस इन रिड्यूसिंग द एयर पोल्यूशन लेवल्स। सो वो क्वेश्चन उठाता है कि पर्टिकुलरली ड्यूरिंग द विंटर्स, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसी इंस्टीट्यूशन को क्रिटिसाइज किया है कि दैट देयर इज अ लैक ऑफ अर्जेंसी एंड एक्शनेबल स्ट्रेटजीज। तो और स्ट्रिक्टर मेजर्स होनी चाहिए और इनोवेटिव सोल्यूशन लेके आने चाहिए। चैलेंजेस हैं जैसे कि चैलेंजेस हैं जैसे कि इनसफिशिएंट इन इफेक्टिव इन्फोर्समेंट है, डिपेंडेंसी है ऑन द स्टेट्स फॉर एग्जीक्यूशन, इनसफिशिएंट मॉनिटरिंग मैकेनिज्म है जो कि दिखाता है कि सीवियर प्लस कैटेगरी तक लेके आने में कितने डिफरेंट स्टेक होल्डर्स का रोल होता है। तो पुअर एयर क्वालिटी जो दिल्ली के अंदर है वो पब्लिक हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट डाल रही है ऑन द लॉन्ग टर्म बेसिस, ऑल्सो प्रोडक्टिविटी को इम्पैक्ट कर रही है एंड ऑल्सो इकोनॉमिक एक्टिविटी को इम्पैक्ट कर रही है। तो हमारे लिए जरूरी हो जाता है CAQM जैसे अथॉरिटीज कमीशंस की पावर को भी इंक्रीज करना एंड जो डिपेंडेंसी है स्टेट के ऊपर उसको ध्यान में रखना एंड साथ में और इनोवेटिव स्ट्रेटजीज को डिप्लॉय करना जो कि हमें रिजल्ट्स देंगी। देन हाउ शुड इंडिया टैकल डायबिटीज लोड? तो लैंडसेट स्टडी ने अभी रिवील किया है दैट ओवर 100 मिलियन इंडियंस आर लिविंग विद डायबिटीज और प्री डायबिटीज, जिसमें सिग्निफिकेंट नंबर जो हैं दे आर अनडायग्नाइज्ड, दे नॉट इवन डायग्नाइज्ड प्रॉपरली। Type 1 and type 2 diabetes in the world has surpassed 800 million numbers, which is 4 times which was the total number in 1990. सो टेस्टिंग मेथड्स भी डिफरेंट है। जो इंडिया में टेस्टिंग हुआ उसमें हमें कुछ अलग नंबर देखने को मिला, जब लैंसेट की रिपोर्ट हमने देखी तो उसमें अलग नंबर देखने को मिला। तो टेस्टिंग मेथड जो है वो भी डिफरेंट डिफरेंट है, जैसे कि फास्टिंग ग्लूकोस अलग होता है, ओरल ग्लूकोस अलग होता है, जिसकी वजह से टॉलरेंस रेट जो है दोनों का ही अलग अलग आता है, तो डेटा के अंदर भी वेरिएशन आता है। साथ ही साथ राइजिंग ओबेसिटी है, ओबेसिटी के साथ हम बोल सकते हैं कि लाइफस्टाइल का प्रॉब्लम है, अर्बनाइजेशन है, अनहेल्दी डाइट है जो कि कंट्रीब्यूट करता है टू द डायबिटीज बर्डन। सो एक्सपर्ट जो है नेशन वाइड दे आर कॉलिंग फॉर स्क्रीनिंग, मोर स्क्रीनिंग शुड बी डन, मोर पब्लिक अवेयरनेस शुड बी डन एंड द हेल्थ केयर या डायबिटीज स्पेसिफिक केयर शुड बी मेड अफोर्डेबल एंड एक्सेसिबल, ताकि जो अनडायग्नोस्ड लोग हैं उनको हम कम कर पाए। सो प्रिवेंटिव मेजर्स के ऊपर यहाँ पे हम फोकस करने की बात कर रहे हैं। My heart is beating for prevention. And then the next step is prevention and then prevention again. So preventive measures का लेना जैसे कि हेल्दी लाइफस्टाइल को प्रमोट करना, अर्ली डिटेक्शन करना, ये सब क्रूशियल हो जाता है ताकि इस डिजीज का स्प्रेड हम कम कर्ब कर पाए, because it is costing millions of life. It is impacting the quality of millions of people.
सो डेटा के ऊपर बेसिकली फोकस किया जा रहा है कि 100 मिलियन है या कि 200 मिलियन है, जो कि डेटा में डिस्क्रिपेंसी देखी गई है। बट दोनों ही डेटा ये शोकेस करते हैं कि कितना ज्यादा जरूरी है, कितना ज्यादा रॉबस्ट डायबिटीज मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी होना जरूरी है। वाई इज देयर अ रो ओवर क्लाइमेट फाइनेंस? COP29 की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। एंड हमने देखा कि ये जो कमिटमेंट के अंदर इनसफिशिएंसीज देखी गई है, कहीं ना कहीं दिखाती है डीप डिवाइड्स बिटवीन द डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज, जहाँ पे डेवलप्ड कंट्रीज को $100 बिलियन का टारगेट देना था टू द डेवलपिंग कंट्रीज एनुअली, जो कि उनका क्लाइमेट फाइनेंस कमिटमेंट था। बट क्योंकि वो नहीं हो पाया है, तो वो क्वेश्चन रेज करता है कि फ्यूचर प्लेजेस में भी क्या सेम पैटर्न फॉलो होगा। तो डेवलपिंग नेशंस भी आर्ग्यू कर रहे हैं टू इंक्रीज दी फंडिंग, बट जो ऑलरेडी डिसाइडेड है अगर वही हम नहीं कर पा रहे हैं, तो हम आगे का कैसे सोच सकते हैं। इंडिया भी अलोंग विद द डेवलपिंग नेशंस वो एम्फसाइज करता है कि देयर शुड बी इक्विटी एंड देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कि फंडिंग कमिटमेंट में दिखना चाहिए। सो जो लैक ऑफ कंसेंसस है वो थ्रेटन भी करता है द बेस ऑफ दीज ग्लोबल क्लाइमेट एग्रीमेंट्स। इनएडिक्वेट क्लाइमेट फाइनेंसिंग जो है वो डिले कर सकता है इंडिया के अंदर भी रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट्स को इम्पैक्ट कर सकता है, अडेप्टेशन प्रोजेक्ट्स में इम्पैक्ट आ सकता है। तो और भी स्ट्रॉन्गर पुश होना चाहिए फॉर इक्विटेबल क्लाइमेट फाइनेंस, ताकि हम उसको अलाइन कर पाए विद इंडियाज लीडरशिप इन एडवोकेटिंग फॉर डेवलपिंग कंट्रीज राइट्स। इसलिए ये बहुत ज्यादा जरूरी कॉन्सेप्ट हो जाता है। Then India needs to start thinking of air pollution as a global problem. Global. It is local also and it is also a global issue, जो कि हाईलाइट करता है सीवियर एनवायरमेंटल एंड पब्लिक हेल्थ इम्पैक्ट्स इन इंडिया। So air pollution in India has caused over millions of deaths annually and it is costing 1.36% of the GDP, जो कि एक इन्वायरमेंटल क्राइसिस भी लेके आ रहा है बट साथ में पब्लिक हेल्थ क्राइसिस भी लेके आ रहा है। इफेक्टिव सॉल्यूशंस की जरूरत है, साइंस बेस्ड सॉल्यूशंस की पॉलिसीज की जरूरत है, ताकि यूनिक नीड्स को, रीजनल नीड्स को भी हम केटर कर पाए। क्रिएटिंग पोल्यूशन इन्वेंटरीज, adopting clean technology, making the emission control norms more stricter. India must balance the development and environmental sustainability, ताकि इंटरनेशनल पार्टनरशिप एंड लोकल इनोवेशन दोनों को ही साथ लेके हम चल सकें। जैसे कि डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे एयर पोल्यूशन इज अ ग्लोबल प्रॉब्लम, बट ग्लोबल इन रीच बट लोकल इन सोल्यूशन। तो क्या स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट कर सकते हैं हम? ग्रीनिंग द अर्बन मोबिलिटी, इंडिया का जो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर है, अलोन इट इज अकाउंटिंग फॉर 2.9 बिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इमिशंस, जो कि हमें दिखाता है कि हम नॉर्वे से भी इसमें एग्जांपल देख सकते हैं, जहाँ पे 54% ऑफ द न्यू कार्स आर इलेक्ट्रिक। इंडिया में ईवी सेल की बात करते हैं तो इट हैज सर्ज्ड 42% इन फाइनेंशियल ईयर 25, जिसके लिए फेम स्कीम है, जहाँ पे हम ईवी इंसेंटिव्स को प्रमोट करने की बात कर रहे हैं, साइकिलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं एंड साथ में पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को रैंप अप करने की बात कर रहे हैं। क्लीनर इंडस्ट्री एंड एनर्जी, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन जो है इट कंट्रीब्यूट्स 30 to 35% ऑफ द इंडिया CO2 एमिशंस, with coal power plants responsible for 60%। तो चाइना का भी जो वॉर ऑन पोल्यूशन है, इट हैज रिड्यूस द अर्बन एमिशंस बाय 40% by just shifting to the renewables and also enforcing strict pollution control norms। तो इंडिया को भी फेज आउट करना चाहिए, कोल को रेट्रोफिट करना चाहिए इन फैक्ट्रीज को एंड देन एम्पावर करना चाहिए द रेगुलेटर्स, ताकि वो इन स्टैंडर्ड्स को इन्फोर्स कर पाए। विंटर्स में जो मेजर प्रॉब्लम कंट्रीब्यूटर देखा जाता है, एक तो व्हीकल एमिशन रहता ही है, बट साथ में एग्रीकल्चर एंड स्टबल बर्निंग का फैक्टर भी इन्वॉल्व हो जाता है, जिसमें हार्मफुल पोल्यूटेंट जैसे कि CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड पार्टिकुलेट मैटर 2.5 एंड 10, उनका एमिशन देखने को मिलता है। तो इन इंडिया इट कंट्रीब्यूट्स टू 150 मिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एनुअली। अर्जेंटीना, ब्राजील, बोलीविया के अंदर बात करते हैं तो बड़े बड़े एग्री बिजनेसेस हैं जो कि शिफ्ट हो चुके हैं टू नो नो बर्न मेथड,
एंड रेजिड्यू मैनेजमेंट टेक्निक्स जैसे कि मल्चिंग, बायो बायोकैर का यूज करना, जिसमें उन्होंने सक्सेस भी देखा है। तो इन्हीं पॉलिसीज को हम भी अडेप्ट कर सकते हैं। एंड इंडिया के अंदर हम बोल सकते हैं कि फार्मर्स को इंसेंटिवाइज कर सकते हैं ताकि वो क्लीन टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करे। सिटीजन की पावर, इंडिया का जैसे सफर प्लेटफॉर्म है जो कि रियल टाइम एयर क्वालिटी अपडेट्स देता है, सिटीजन को एम्पावर करता है। साउथ कोरिया में भी जैसे कॉन्सेप्ट देखा गया ऑफ सिटीजन इंस्पेक्टर्स एंड ड्रोन्स टू मॉनिटर द पोल्यूशन। इंडिया को भी वैसे इनोवेट करना चाहिए एंड क्रिएटिव होना चाहिए पार्टिसिपेशन में। Sustainable financing. Global funding for air pollution is limited, with less than 1% of international climate finance, which has been allocated between 2015 and 2021. So, Indian government ने भी allocate किया है 940 crore rupees to pollution control in 2023 to 24। 64% इंक्रीज हमने देखा है। तो फाइनेंसिंग मॉडल्स का भी इनोवेटिव होना जरूरी है, जैसे कि ग्रीन बॉन्ड जो कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को सपोर्ट करता है, अर्बन ग्रीनिंग या फिर रेन्यूएबल एनर्जी ट्रांसपोर्टेशन प्रोजेक्ट को सपोर्ट करता है। वर्ल्ड बैंक का जैसे इंटरनेशनल हेल्प भी हम देख रहे हैं कि वर्ल्ड बैंक ने भी कमिट किया है $1.5 billion फॉर द इंडो गंगेटिक प्लेन स्टेट्स। जैसे कि यूपी के अंदर भी अप्रूव कर दिया गया है सेटिंग अप अ क्लीन एयर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जो कि एम करेगी टू रिड्यूस PM 2.5 टू अ लिमिट ऑफ 45 इन 5 years। सो जो क्लीन एनर्जी है, ऑल्सो यूजिंग इट इन दी कुकिंग एंड हीटिंग प्रोसेसेस। ओवर 76% ऑफ जो इंडियन हाउस होल्ड हैं दे हैव एक्सेस टू LPG। बट अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो ट्रेडिशनल कुकिंग मेथड्स पे रिलाई करते हैं। तो उज्ज्वला स्कीम, इट हैज कनेक्टेड ओवर 8 करोड़ हाउस होल्ड्स। तो यहाँ पे मेक्सिको का भी एग्जाम्पल दिया गया है दैट मेक्सिको सोलर कुकिंग एंड केनियाज क्लीन स्टोव, ये प्रोग्राम्स के साथ भी हम लर्निंग कर सकते हैं। देन फॉरेस्ट का एक रोल है एज अ मेजर सेवियर। इंडिया ने 2001 से 2022 के बीच में इंडिया हैज लॉस्ट 2.1 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ फॉरेस्ट, विच इज रिलीजिंग 1.56 गीगाटन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। वह जो फॉरेस्ट है वो बहुत पावरफुल एलाइज भी हो सकते हैं इन फाइटिंग अगेंस्ट द पोल्यूशन, जैसे कि चाइना में ग्रेट ग्रीन वॉल कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। बट जो फॉरेस्ट ग्रेट ग्रीन वॉल कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, कोस्टा रिका में भी अब देख रहे हैं कि रीफॉरेस्टेशन प्रोग्राम्स हो रहे हैं। वैसे ही इंडिया के अंदर भी ग्रीन इंडिया मिशन है जिसमें कैंपा फंड कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन को एस्टेब्लिश किया गया है। एंड इन स्ट्रैटेजीज को हम भी इस प्रोग्राम के साथ बेसिकली इंक्लूड कर सकते हैं ताकि टेक्नोलॉजी का यूज करे टू ट्रैक द फॉरेस्ट हेल्थ एंड ऑल्सो फॉर कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन। Then how storytelling is a powerful tool that encourages the kids and it innate creativity. Imagination में, creativity में, moral understanding में, it becomes a very integral part। जैसे कि रिसेंटली हमने देखा एयर पोल्यूशन के ऊपर भी मिसकंसेप्शन जो होते हैं उसको क्लियर करने के लिए, बच्चों को एडुकेट करने के लिए हमने स्टोरी टेलिंग्स को यूज किया है। वो किड्स को अलाउ करता है टू अंडरस्टैंड द बॉडी बाउंड्रीज, to understand the social norms, to understand the moral values in a non-confrontational way। सो जो पेरेंट्स हैं एडुकेटर्स हैं दे कैन यूज स्टोरी टेलिंग ताकि अपनी बॉन्डिंग कर पाए चिल्ड्रन के साथ, इमोशनल कनेक्शन फॉस्टर कर पाए, मेंटल हेल्थ रिलेटेड इश्यूज जो हैं उनको टैकल कर पाए। इम्पैक्टफुल भी बनाता है लर्निंग को एंड एंजॉयबल भी बनाता है। Create, it is about creating a world where the child feels safe, they can explore their imagination। एजुकेशन के अंदर भी हमें स्टोरी टेलिंग को इनकरेज करना चाहिए। कॉग्निटिव स्किल्स को भी हम इससे बढ़ा सकते हैं। एंड जो मॉडर्न चैलेंजेस भी हैं उनको भी हम एड्रेस कर सकते हैं इन अ नॉन कन्फ्रंटेशनल वे। The next test shows how that
मिंक वेल्स हैव हाई फ्रीक्वेंसी साउंड्स। कैसे कम्युनिकेट करती हैं, कैसे रिस्पॉन्ड करती हैं टू द इन्वायरमेंटल चेंजेस? सो नेविगेट करने में, हंट करने में, देन ऑल्सो अवॉइडिंग द प्रेडेटर्स इन अ नॉइजी मरीन एनवायरनमेंट, उसके लिए हाई फ्रीक्वेंसी साउंड्स का यूज करती हैं वेल्स। हमें ये इंसाइट देती हैं रिगार्डिंग द अंडरस्टैंडिंग ऑफ मरीन मैमल अकॉस्टिक्स। इसके साथ कैसे जो मरीन लाइफ है वो अडेप्ट करी है टू द चेंजिंग ओशन कंडीशंस। मरीन नॉइज पोल्यूशन का कैसे इम्पैक्ट हो रहा है। सो नॉइस रिडक्शन मेजर्स के ऊपर हमें प्रायोरिटाइज करना चाहिए इन वेल्स के हैबिटेट्स के अंदर स्पेसिफिकली। H5N1 फ्रॉम ferrets टू suckling kits, मास्टाइटिस रिलेटेड डिजीज होती है इसकी वजह से, जिसका 100% मोर्टालिटी रेट है इन दी सकलिंग पप्स। सो H5N1 पैथोजेनिक एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस है जो कि स्प्रेड होता है, यहाँ पे जैसे दिखाया जा रहा है। इसका 100% मोर्टालिटी रेट है एंड इसकी केपेबिलिटी है टू स्प्रेड अक्रॉस डिफरेंट ट्रांसमिशन रूट्स। तो ऐसे जूनोटिक इन्फेक्शन जो है इनका पोटेंशियल काफी ज्यादा हो जाता है टू इन्फेक्ट द ह्यूमंस एंड अदर मैमल्स आल्सो। सो सर्विलेंस इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है एंड कंटेनमेंट मेजर्स लेना जरूरी है ताकि H5N1 आउटब्रेक्स को हम रोक पाए। तो बायो सिक्योरिटी मेजर्स यहाँ पे जरूरी है लेना। स्पेसिफिकली इंडिया के पोल्ट्री सेक्टर में भी जैसे हम देखते हैं, लाइव स्टॉक सेक्टर में देखते हैं, तो सिमिलर आउटब्रेक्स को प्रिवेंट करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट बढ़ना चाहिए ऐसे जूनोटिक डिजीजेस पे ताकि पोटेंशियल पैंडेमिक से हम बच सकें। जीरो सर्वाइकल कैंसर केसेस अमंग women who are vaccinated early. सो वैक्सीनेशन अगेंस्ट HPV वो एलिमिनेट कर सकता है। कितना इंपॉर्टेंट रोल है उसका। when the young women they are vaccinated they lead to zero cervical cancer cases. फाइंडिंग्स ने ये emphasize किया कि there is importance of vaccinating the girls before exposure to HPV. पब्लिक अवेयरनेस होना चाहिए ऐसे कैंपेनिंग के लिए। देयर इज नीड टू इंक्रीज द वैक्सीन कवरेज लो रिसोर्स रीजन्स के अंदर स्पेसिफिकली। सो रूटीन इम्यूनाइजेशन शेड्यूल भी होते हैं, जैसे आंगनवाड़ी का भी इसके अंदर रोल हो सकता है, तो उनको इंटीग्रेट करना चाहिए HPV वैक्सीनेशन के साथ ताकि सर्वाइकल कैंसर के भी इंसिडेंट को हम कम कर पाए दी एंड यंगर गर्ल्स के एज से ही हम उसको टैकल कर पाए। वर्ल्ड बैंक आस्क्स इंडिया टू रिफॉर्म इट्स स्किल्स ट्रेनिंग। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स जो है उनमें रिफॉर्म लेके आने चाहिए ताकि एम्प्लॉयबिलिटी को इम्प्रूव करें एंड अपने जो स्किल्स हैं उनको हम अलाइन कर पाए विद द डिमांड्स एंड विद द नीड्स ऑफ द इकोनॉमी। वर्ल्ड बैंक ने भी आइडेंटिफाई किया 9 क्रिटिकल एरियाज को जहाँ पे इम्प्रूवमेंट हो सकते हैं, जैसे कि स्किल एडुकेशन, मल्टी स्किल ट्रेनिंग इंट्रोड्यूस करना चाहिए लोकल इकोनॉमीज को ताकि लेवरेज किया जा सके। टेक्निकल स्किल्स तो होनी चाहिए बट एम्प्लॉयबिलिटी के ऊपर फोकस होना चाहिए। इसके साथ वोकेशनल ट्रेनिंग इन इंडिया वो लार्जली देखते हैं कि इनफॉर्मल है, ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस में रूटेड है, तो कहीं ना कहीं जो मॉडर्न टेक्निक है जैसे कि डिजिटल डिजाइन या फिर जो नए मैन्युफैक्चरिंग मेथड्स हैं उन टेक्निक्स के साथ डिसकनेक्शन है ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस का, तो वो गैप को फिल करना जरूरी है। फिर जो गैप है बिटवीन द ट्रेडिशनल एंड द फॉर्मल सिस्टम उसको हम यूज कर सकते हैं, उस गैप को जब हम ब्रिज करेंगे टू ऑल्सो प्रिजर्व द इंडिजिनस नॉलेज जो कि लाइवलीहुड को भी इनहेंस करेगा। सो डायनामिक एंड मल्टी फेसेटेड अप्रोच होना जरूरी है। हेड्स ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रेनिंग होना जरूरी है। देयर मस्ट बी स्ट्रॉन्गर इंडस्ट्री लिंकेज। सो डिफरेंट इनिशिएटिव्स जैसे कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, दी एम्प्लॉयबिलिटी इन्हांसमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम जिसको बोला जा रहा है, एंड और भी हैं जिनको टैकल
जिन जिनका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होगा इस पूरे इशू को टैकल करने में। एडिशनली जो गवर्नमेंट है उसने एलोकेट भी किया है 1.48 ट्रिलियन रुपीस अभी लेटेस्ट बजट में फॉर द एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग एस्पेक्ट्स। इंटर्नशिप भी प्रोवाइड की जा रही है टू 18 and 25 years जो लोग हैं फॉर स्किलिंग एंड एम्प्लॉयमेंट इन द टॉप कंपनीज। तो जो स्किल डेवलपमेंट है एंड जो डिमांड है उसके अंदर जो गैप है, फिर ट्रेडिशनल नॉलेज एंड मॉडर्न प्रैक्टिसेस के अंदर जो गैप है, दोनों को ही फिल करना जरूरी है। और दूसरा लिखा हुआ है कि एग्जिस्टिंग स्किल है उसको भी रिकॉग्नाइज करना चाहिए। आपके पास ऑलरेडी स्किल है लेकिन वो उसको फॉर्मलाइज नहीं किया है, हम्म। सर्टिफाइड नहीं किया है। फॉर एग्जाम्पल, विश्वकर्मा स्कीम है। आपके पास ऑलरेडी स्किल डेवलप्ड है लेकिन आप इसको फॉर्मलाइज नहीं किए, सर्टिफाइड नहीं किए। कारपेंट्री हो गया, प्लम्बिंग हो गया, बाकी सब में भी। हम्म। और दूसरा कि कारपेंट्री, प्लम्बिंग, बाकी सब इम्पोर्टेंट है लेकिन डिजिटाइजेशन नहीं हो रहा है उसमें। उनको डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज करना कम पता है, तो डिजाइन एलिमेंट कम हो जाता है। वही एग्जिस्टिंग डिजाइन यूज करते हैं कारपेंटर भी, लेकिन न्यू डिजाइन जो बाकी कंट्रीज के लोग बनाते हैं विद द यूज ऑफ कैड, CAD, ये सब बाकी सब, वो नहीं अगर सीखेंगे तो आपका एक्सपोर्टिव, आपका स्केलेबिलिटी बढ़ सकता है बिजनेस का। हम्म। तो अपार्ट फ्रॉम स्किल, प्रिजर्विंग द इंडिजिनियस नॉलेज इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। यस। देन द वॉइसेस ऑफ मणिपुर क्रिएटिव कम्युनिटी। कैसे आर्ट को यूज किया जा रहा है एज अ मीडियम फॉर एक्सप्रेशन, जहाँ पे आर्टिस्ट, पोएट, राइटर्स, थिएटर प्रैक्टिशनर्स मणिपुर के अंदर वो इस क्रिएटिविटी को यूज करें। जो ऑनगोइंग कन्फ्लिक्ट है, सोशो पॉलिटिकल टर्मोइल है रीजन के अंदर, उसको एड्रेस करने में रिस्पॉन्ड करें बेसिकली। मिती एंड कुकीजू कम्युनिटीज, उन कम्युनिटीज से जो बिलोंगिंग पोएट हैं, विजुअल आर्टिस्ट हैं। डिफरेंट थीम्स जैसे कि वायलेंस, रेजिस्टेंस, कल्चरल आइडेंटिटी, कल्चरल प्रिजर्वेशन, उनमें रोल प्ले कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ हीलिंग थ्रू क्रिएटिविटी। हम्म। मतलब पढ़े भी थे कि आर्ट फॉर्म, म्यूजिक और बाकी सब हम्म। कैसे मेंटल हेल्थ पर इम्पैक्ट करता है, कैसे हील करने में फोकस करता है, हम्म। साइकोलॉजिकल ट्रॉमा को रिलीफ पहुंचाता है। तो वहां पर जहां पर कॉन्फ्लिक्ट जोन है, वहां पर रिहैबिलिटेशन या रीसेटलमेंट में आर्ट को यूज कर सकते हैं। म्यूजिक हो सकता है, डांस हो सकता है, लोकल जो ट्रेडिशन है, कल्चर कल्चर है, इसको प्रिजर्व करने में बात कर सकते हैं। हम्म। उसे पेन, मेंटल ट्रॉमा, उसको हील कर सकते हैं। हम्म। देन द कॉस्ट ऑफ अ क्राइसिस, द पोल्यूशन इकोनॉमी। डुअल कॉस्ट ऑफ अ एस्पेक्ट है। क्राइसिस, हम्म। तो इसमें पॉल्यूशन इकोनॉमी कैसे ओवरऑल कॉस्ट बढ़ा रहा है, इकोनॉमिकली इम्पैक्ट कर रहा है हर एक लोग को। आपको पहले एयर प्यूरिफाई करने की जरूरत नहीं पड़ता था, अब खरीदना हम्म। पड़ रहा है, उसका कॉस्ट है। साल भर में फिल्टर चेंज करना पड़ता है, उसका कॉस्ट है। दूसरा कि एक्स्ट्रा मेडिकल खर्चा होता है। फॉर एग्जाम्पल, हम्म। जो एंटी वायरल ड्रग हो गया वो खरीदते हैं। उसके बाद फिर हम लोग डिस्पोजेबल मास्क, उसका सेल बढ़ा है। उसके बाद फिर इंश्योरेंस आप ज्यादा से ज्यादा फोकस कर रहे हैं। प्लस जो आपका लगातार हेल्थ खराब हो रहा है तो उससे जो प्रोडक्टिविटी है वो कम हो रहा है, हम्म। वो भी कॉस्ट बढ़ता है। एंड मोर्टालिटी रेट भी बढ़ते जा रहे हैं। मोर्टेलिटी रेट बढ़ रहा है, मोर्बिडिटी बढ़ रहा है। हम्म। तो ये भी कॉस्ट है जिसको जुड़ता नहीं, सिर्फ हम लोग इन्वायरमेंट को जोड़ते हैं, लेकिन कॉस्ट हर एक चीज में आता है। तो लिखा है कि 2.1
मिलियन पीपल इंडिया के अंदर में डेथ होते हैं एयर पोल्यूशन के कारण। हम्म। सेकंड ओनली टू चाइना है। और 500 ब्रीच कर रहा है, 600 ब्रीच कर रहा है। ये दिखाता है कि वी नीड सर्टेन काइंड ऑफ अ mechanism to deal with health issues and to हम्म। reduce the cost of the pollution। तो इसमें इनोवेशन भी हो रहा है। हाँ, हॉस्पिटल का रोल आता है इसमें। पॉल्यूशन can lead to the sore throat, intense coughing, रेस्पिरेटरी इशू आता है, सीओपीडी हो गया। हेल्थ इमरजेंसी के समय में आपको एक हेलमेट है जिसमें एयर प्योरीफायर सिस्टम है, ऐसा कुछ हम लोग बना सकते हैं। क्योंकि हेपा फिल्टर है, उसको भी हेलमेट में लगा सकते हैं। ऐसा कुछ नैनो टेक फाइबर बना सकते हैं, कार्बन फाइबर, ये भी टेक्नोलॉजिकल सोल्यूशन है। नैनो फिल्टर, आईआईटी दिल्ली एलुमनाई वो फिल्टर बनाए। क्लीन एयर इज नॉट फ्री, क्योंकि क्लीन एयर को एक तरह से क्लीन एयर करने के लिए आपको ईवी फोकस करना पड़ेगा। ओवरऑल जो स्टबल बर्निंग होता है उसको रिड्यूस करना पड़ेगा। नैनो ई टेक्नोलॉजी एयर प्योरिफिकेशन ड्राइव इन एसी, एसी के अंदर भी एयर प्योरिफिकेशन कुछ ऐड ऑन कर सकते हैं। एंटी पोल्यूशन स्किन केयर हो गया, वो भी बढ़ते जा रहा है। प्रोडक्टिविटी इन पेरिल, वर्कफोर्स पर इम्पैक्ट पड़ता है। $24 बिलियन पे हिट करते हैं। $6 बिलियन इकोनॉमी इम्पैक्ट करता है। 1.36% ऑफ जीडीपी पे इम्पैक्ट करता है एयर पोल्यूशन। तो इसलिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट फोकस करना चाहिए, एयर शेड बना सकते हैं, और प्लान्ड अर्बनाइजेशन फोकस कर सकते हैं। एंड अथॉरिटी जैसे कि CAQM उनका भी डिपेंडेंस होता है स्टेट्स के ऊपर, ताकि स्ट्रैटेजीज को वो इम्प्लीमेंट कर पाए। हाँ, तो उनकी भी एफिशिएंसी को बढ़ाना चाहिए एंड इनोवेटिव सोल्यूशन वो लेके आए। हाउ टू गेट एसेंशियल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो माइक्रो होता है। तो मैक्रो में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, बाकी सब आता है। माइक्रो में बहुत इंपॉर्टेंट है माइक्रो, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयोडीन, जिंक, विटामिन B12, आयरन। तो विटामिन डी जनरली सनलाइट से, डेयरी वेजिटेरियन में से। नहीं मिलता है, अपार्ट फ्रॉम थोड़ा मशरूम है, उसके अलावा कहीं नहीं रहता है विटामिन डी। सनलाइट से लेना पड़ता है। और उसका जो सोर्सेज है फैटी लिवर, फिश है, एग योल्क्स है, सनलाइट एक्सपोजर से। और दूसरा फूड फोर्टिफिकेशन एक एग्जांपल है, इसको कर सकते हैं। मैग्नीशियम बहुत इंपॉर्टेंट है नर्वस सिस्टम के लिए, बीपी कंट्रोल करने के लिए। इसको बहुत लेस टॉक होता है इसके ऊपर में। हम्म। आयोडीन के बारे में बात करते हैं, तो ये पोटेशियम इंपॉर्टेंट है हार्ट हेल्थ, मसल क्रैम्पिंग, उसके लिए। जिंक इंपॉर्टेंट है इन्फेक्शन से डील करने के लिए, हेयर लॉस। एंड आयरन एब्जॉर्प्शन के लिए भी बोला गया है कि विटामिन C रिच फूड खाने चाहिए, तो आयरन एब्जॉर्प्शन इंक्रीज होता है उससे। हम्म। इम्यूनिटी, मेटाबॉलिज्म, फीटल डेवलपमेंट, हर चीज में हेल्प करता है। लिखा हुआ विटामिन डी इंडिया में इतना कम है कि 80% लोग जो है विटामिन डी डिफिशिएंट है। हम्म। कैल्शियम डिफिशिएंसी बढ़ते जा रही है, क्योंकि विटामिन डी कम है, विटामिन सी कम लेते हैं, तो कैल्शियम भी एक तरह से बॉडी के अंदर में एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है। तो एक दूसरे से कनेक्टेड भी है। सिर्फ कैल्शियम खाने से कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं हो सकता, उसके लिए विटामिन डी चाहिए। हम्म। इफ यू हैव हॉट shower shelter, हाउ टू डू इट राइट इन विंटर। हेड को बैड कवर इफेक्ट होता है। करना चाहिए।
कैन लीड टू सेवरल हेल्थ, क्योंकि ड्राई एयर होता है। हम्म। ड्राई एयर से ड्राई स्किन, क्लैप्ड लिप्स, इरिटेटेड आईज, एंड टेम्परेचर एलर्जी भी का खतरा हो फ्लक्चुएशन होता है सकता है। एकदम से। प्रॉपर वेंटिलेटर का नहीं है तो हम्म। कार्बन मोनोऑक्साइड बढ़ सकता है रूम के अंदर में। इसलिए कि एडिक्वेट वेंटिलेशन चाहिए, वेंटिलेशन करेंगे पोल्यूशन आ जाएगा। इसलिए उससे अच्छा है कि नॉर्मली ब्लैंकेट ऐसा यूज करो। और गर्म पानी डायरेक्टली डालना नहीं चाहिए, क्योंकि उससे ड्राइनेस बढ़ता है, इरिटेशन बढ़ता है, एक्जिमा हो सकता है। तो वुलन क्लैप ज्यादा अच्छा है, वुलन कैप एंड स्कार्फ्स। ब्लैंकेट ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट ठीक नहीं। हम्म। तो ये दिखाते हैं कैसे वहां पर भी डेवलपमेंट हो रहा है, देहरादून में भी। देहरादून दून वैली के ऊपर कॉन्सेप्ट अच्छा है, लेकिन क्या वो फॉलो कर रहा है, या ये गाइडलाइंस? क्या माउंटेनियस रीजन के अंदर में इतना डेवलपमेंट सही है? ओवरऑल अगर पॉपुलेशन बढ़ेगा फिर इम्पैक्ट करेगा, फिर खतरा हो सकता है ओवरऑल एक्सप्लॉट इकोनॉमिक एक्सप्लॉटेशन, सॉइल सब्सिडेंस हो सकता है। तो ये COP 29। COP 29 में बात कर रहे हैं कि दे हैव ऑफर्ड टू रेज $300 बिलियन पर ईयर फॉर डेवलपिंग नेशन, डेवलप कंट्रीज है जो। फॉर एग्जाम्पल $250 बिलियन जो था, इट वॉज अ प्रपोजल ड्राफ्टेड बाय COP 29 प्रेसिडेंसी बाकू में। It was हम्म। not clear if wealthy countries' revised position had been formally communicated to developing countries as COP 29. चैलेंजेस हैं वही। EU has agreed it could accept a higher number. Two of their sources said US and Australia, Britain were on board. मतलब ये could accept लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ नहीं कि they have accepted। हम्म। तो देखा जाएगा। उसी में चैलेंज आ रहा है ना एग्रीमेंट में। हम्म। डिले हो रहा है। कि ट्रम्प इफेक्ट ट्रम्प ऑन कैसे इंडिया। इफेक्ट करेंगे इंडिया पर? तो ट्रम्प का जो आइडियोलॉजी है, इट इज अमेरिका फर्स्ट। वो टैरिफ का बात करेंगे, वो इकोनॉमिक जो टैरिफ है वो बढ़ा सकते हैं इंडिया के लिए, तो इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो थोड़ा कॉस्ट बढ़ सकते हैं, उसे इम्पैक्ट पड़ेगा। ट्रेड वॉर हो सकते हैं चाइना और यूएस के बीच में, उसे कारण इम्पैक्ट होगा। ट्रम्प बात करता है आइसोलेशन इन ग्लोबल वर्ल्ड पॉलिसी। फॉर एग्जाम्पल हर जगह यूएस इंटरवीन करता है, तो वो चाहते हैं कि वो यूएस हर जगह इंटरवीन नहीं करे, इसलिए उन्होंने अफगानिस्तान के अंदर में बोला पहली बार कि रिमूव करना चाहिए ट्रूप्स, विड्रॉल ऑफ द ट्रूप्स फ्रॉम अफगानिस्तान। सिमिलरली ट्रम्प प्रोटेक्शनिस्ट है हर एक चीज में, ड्रग्स में हो गया, इलीगल इमिग्रेंट हो गया, H1B वीजा में हो सकता है इशू। H1B1 वीजा वो वीजा होता है, वर्क वीजा इसको बोलते हैं, कि आपको वर्क करने जा रहे हैं तभी आपको मिलेगा, और कुछ साल तक काम करेंगे तभी आप एप्लीकेबल होंगे आप सिटीजनशिप के लिए, ग्रीन कार्ड इसको बोलते हैं। तो यूनिवर्सिटी, हेल्थ केयर, बाकी सब में दे नीड क्वालिफाइड इंडियन, लेकिन तब भी उसके अंदर में कैपिंग हो सकता है, क्योंकि इंडिया इज द हाईएस्ट टू गेट H1B1 वीजा। हम्म। ट्रम्प क्लाइमेट स्केप्टिक है, वो हो सकता है क्लाइमेट नेगोशिएशन के अंदर में एक तरह से बाधा डाले और क्वेश्चन उठाए विथ रिगार्डिंग टू द जस्ट ट्रांजिशन, क्योंकि वो बोलते हैं कि उससे इम्पैक्ट पड़ता है इकोनॉमी पर। तो वो बोलते हैं कि जो क्रूड ऑयल है एंड कोल है, इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। हम्म। ये डॉक्टर को चैटबॉट्स। डायग्नोसिस में एआई चैटबॉट हैड डिफीटेड डॉक्टर्स एट डायग्नोसिस इलनेस। चैट जीपीटी आउटेड ह्यूमन फिजिशियन। लेकिन ये बात हो रहा है कि चैट जीपीटी काम कर सकता है अगर उसके पास डेटा अवेलेबल है, लेकिन अगर चैट जीपीटी भी अगर कुछ भी रिपोर्ट देता है
तो उसके बाद भी ह्यूमन इंटरवेंशन, डॉक्टर का इंटरवेंशन चाहिए, क्योंकि चैट जीपीटी गलत रिजल्ट भी दे सकता है। हम्म। तो चैट जीपीटी तो सक्सीड हो सकता है जल्दी बताने में, हर एक डेटा पॉइंट अगर दे रहे हैं तो, लेकिन एट द सेम टाइम डॉक्टर का कंसल्टेशन जरूरी है। अगर दोनों कंसल्टेंट सेम है तभी प्रोसीड करना चाहिए। ऐसे इसको यूज कर सकते हैं एआई को। ऊपर करो। डायग्नोसिस पब्लिश केसेस, जो ऑलरेडी केसेस है, उनको ये यूज डॉक्टर ऑन करके द एवरेज बताया। डिड वर्स देन चैट, अगर अनहर्ड है तो। It was important how to the doctor settle on a diagnosis, how they use technology, the artificial. Artificial intelligence can be only for the support basis, उसी पर रिलाई नहीं कर सकते। और कई बार यूनिक केसेस भी आते हैं जो अलाइन नहीं करते पहले के डेटा के साथ। हाँ, तो उसमें फिर डॉक्टर का, और लिखा हुआ है डॉक्टर एक्सटेंडर कीवर्ड, हम्म। एआई सिस्टम शुड बी डॉक्टर एक्सटेंडर, पहला कॉलम लास्ट में लिखो। हम्म। मतलब बस डॉक्टर का एक पार्ट है, उसको हेल्प करे, हम्म। डॉक्टर को ऑगुमेंट करे, डॉक्टर को एफिशिएंसी बनाए, एफिशिएंट बनाए, रादर देन डॉक्टर का रिप्लेस, डॉक्टर को रिप्लेस करे। डॉक्टर खुद इतना बिजी रहते हैं, कभी छोटा मोटा केसेस, सर्दी खांसी जुकाम, ऐसा में चैट जीपीटी कर सकता है, लेकिन बड़े बड़े केसेस में चैट जीपीटी बेसिकली सपोर्ट कर सकता है उनको, एनालाइज कर सकते हैं बड़े बड़े डेटा को। अगर एक जगह रिपोजिटरी होगा, कैसे कहीं पहले हुआ है केसेस, तो पहले से कंपेयर कर सकता है, कहाँ पर हुआ है, कैसे ट्रीट हुआ, कौन ट्रीट किया, ऐसा कुछ केस हुआ तो। हम्म। हम्म। महर्षि वाल्मीकि जी। हम्म। वाल्मीकि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हरियाणा के बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है। हरियाणा के है ना। देखना होगा। नीचे में प्राइम कौन है। हाँ, हरियाणा के हैं। हाँ, तो वाल्मीकि रामायण जिसको बोलते हैं, उनका कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है, तो उन्हीं के हिसाब से आदि कवि बुलाया था उनको, इसलिए अलग अलग स्कीम निकाले। हम्म। नेक्स्ट। गुरु तेग बहादुर गुरु तेज शहीद दिवस। बहादुर एंड ऑन हिज शहीदी दिवस। हम्म। गुरु तेज बहादुर थे, he had sacrificed himself against औरंगजेब, इसलिए उन्होंने बोला जाता है he was beheaded। हाँ, औरंगजेब 1675 में। हम्म। was youngest son of गुरु हरगोविंद सिंह, सिक्स गुरु, ये सेवन गुरु थे गुरु तेज बहादुर। हम्म। he was spiritual, उसके ऊपर पोएट, उसके ऊपर हिम्स लिखा गया है गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर में। तो ही वॉज अगेंस्ट औरंगजेब, और वो क्लाश के हिसाब से वो बेसिकली कॉन्टेम्पररी थे, शिवाजी के कॉन्टेम्पररी थे गुरु तेज बहादुर। छत्रपति शिवाजी महाराज जो साउथ से थे, महाराष्ट्र से, उनके कॉन्टेम्पररी नॉर्थ में थे। हम्म। स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, डिटैचमेंट मटेरियल चीजों से, उनकी बात करते थे। हम्म। यूनिटी इन डाइवर्सिटी। हम्म। So we have completed for today. Thank you so much everyone for joining. Keep watching and keep learning with Ansar Kare.